पुनः हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारने ही वाले हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का, सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों पश्चात सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। आप सभी से पुनः आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। वासुदेव कुटुंबकम एवं एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की विचारधारा के साथ भारत निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया को वैश्विक असमानता कम करने एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का संदेश भी दे रहा है हमारा भारतवर्ष। और भारतीय ज्ञान को क्योंकि प्राचीनतम माना गया है और इसी संदर्भ में आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन होगा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगी, कृपया आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। मंच के समक्ष जो कुर्सियां खाली हैं, कृपया आप वहां पर भी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे मंच के समक्ष जो पीछे की तरफ भी कुर्सियां हैं, कृपया वहां पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन होगा। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश प्रथम प्रदेश है पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए और निरंतर उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और इसी उद्देश्य के साथ आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का, सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और हमारे बीच निरंतर सम्मानीय अतिथिगण पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आग्रह करना चाहेंगे आप सभी से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों पूर्व सम्मानीय अतिथिगण हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही साथ हमारे विभागीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी, साथ ही में डॉक्टर अतुल कोठारी जी सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से हमारे बीच होंगे। साथ ही में श्री अशोक कड़ेल संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से भी हमारे साथ मंच पर होंगे। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों में सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ हमारे बीच इस मंच पर होंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है और भारतीय ज्ञान, जिसको प्राचीनतम ज्ञान माना गया है, इस ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशमान कर रहा है। हम का साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह मंत्र इस बात का प्रमाण है कि भारत सदियों से सर्वे सुखना की अवधारणा में विश्वास करता है एवं अभी भी उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज इसी विचारधारा के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज की इस कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं। उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आग्रह करना चाहेंगे सभी अतिथिगणों से, सभी देवियों सज्जनों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों पूर्व सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारेंगे।
जिस तरह कुछ जल की बूंदें मुरझाए पौधे को हरा कर देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान मिलने पर मनुष्य की शक्तियाँ दिखाई देती हैं और फिर यही ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान के प्रकाश से विकसित और समृद्ध समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और इन्हीं अनूठे सोच के साथ आज की भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी, साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे और अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज की इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज जो कार्यशाला आयोजित हो रही है वो भारतीय ज्ञान के उपलक्ष्य में हो रही है। भारतीय ज्ञान जो कि प्राचीनतम ज्ञान माना गया है। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथिगण हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी का शुभागमन। आइए करतल ध्वनि के साथ आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, आपका आज के इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में आज 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। और बस कुछ ही क्षणों पूर्व आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी भी हमारे बीच पधारेंगे। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी शुभागमन होगा। आप सभी से हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के दाहिनी ओर भी जो कुर्सियां हैं कृपया वहां पर भी आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आज का अवसर बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज ज्ञान की चर्चा होने जा रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि भी है। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगी कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के समक्ष दाहिनी ओर जो कुर्सियाँ हैं कृपया वहाँ पर आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी हमारे बीच पधारेंगे। साथ ही में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी शुभागमन कुछ ही पलों में होने वाला है। आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन हो रहा है। 27-28 फरवरी तृतीया चतुर्थी कृष्ण पक्ष फाल्गुन विक्रम संवत 2080 को आज से इस कार्यशाला का शुभारंभ होगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश जो कि अपनी गुणवत्तापूर्व उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, माना जाता है, इस पर भी विशेष सत्र होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश गौरवान्वित है क्योंकि वह पहला प्रदेश है पूरे देश में जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और निरंतर जन जन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, इसके लिए भी प्रयासरत है उच्च शिक्षा विभाग। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज की भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यशाला में। मैथिली शरण गुप्त जी की शब्दों में अगर कहा जाए, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की और विज्ञान की। भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसी मूलपरक शिक्षा पर जोर दिया गया है जिसमें नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। और ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा होने जा रही है।
जिसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। इन अभूतपूर्व पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन से इस कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर वे आज भारतीय ज्ञान परंपरा की कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। भारतीय ज्ञान जिसको गंगा स्वरूपी अविरल माना गया है, इसी पर चर्चा होगी। जिसको शाश्वत माना गया है, पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान की चर्चा हो रही है और अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत निरंतर विश्व की ऊंचाइयां छू रहा है। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगी, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच होंगे। साथ ही में मंच पर हमारे साथ होंगे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी, साथ ही में आदरणीय श्री अशोक कड़ेल जी भी हमारे साथ मंच पर होंगे। और आप सभी से आग्रह रहेगा, जब सम्माननीय अतिथिगण मंच पर पधारें तब मैं आग्रह करना चाहूँगी आप सभी से भी कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। तो कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगान होगा, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जब राष्ट्रगान का अनाउंसमेंट हो तो आप सभी को अपने स्थानों पर खड़े होना है। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, क्योंकि कुछ ही पलों में सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। तो उससे पूर्व आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, जिससे विधिवत हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। आज का दिन बहुत ही खास है। और जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। साथ ही में माननीय राज्यपाल महोदय जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। कॉरिडोर में जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि सम्माननीय अतिथिगण इसी कॉरिडोर से हमारे बीच मंच पर पधारेंगे। तो इस कॉरिडोर को कृपया खाली कर दें। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। तो कृपया ये कॉरिडोर को खाली कर दें और आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन विशेष है, आज विशेष अवसर है, क्योंकि आज बात होने जा रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, जिसका शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि शिक्षा जन जन तक पहुँचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जन जन तक पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में आज की यह कार्यशाला उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा आयोजित की गई है। शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल में आपका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी विद्वानजनों से निवेदन है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय ज्ञान जिसे दिव्य रूपी माना गया है, और इस ज्ञान से भारतीय ज्ञान की प्रणालियों में ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन भी शामिल है, जो अंतर्भाव, अवलोकन, प्रयोग और कठोर विश्लेषण से विकसित हुआ है।
आज उसी पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारेंगे और उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारत देश जो कि अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, और इसी पर आज विशेष चर्चा के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग एवं हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। यहाँ उपस्थित सम्माननीय विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही आग्रह करना चाहेंगे आप सभी से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी हमारे बीच पधारेंगे। साथ ही साथ कुछ अनूठी सौगातें भी वर्चुअली माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही में आपको एक फिल्म के माध्यम से विभागीय उपलब्धियां भी दिखाई जाएंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित वृत्त चित्र का प्रस्तुतिकरण भी आपके समक्ष होगा। साथ ही में माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी हम सुन पाएंगे, उनके विचारों को हम सुन पाएंगे, उनके मार्गदर्शन को हम प्राप्त कर पाएंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वे उच्च शिक्षा विभाग में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए। आज उनका भी हम मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही में हमारे बीच शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से पधारे डॉक्टर अतुल कोठारी जी भी हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री अशोक कड़ेल जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से आप हैं, और आप भी अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत कराएंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगी इस कॉरिडोर को कृपया आप सभी खाली कर दें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा किया जा रहा है। और हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हो चुका है और शनै शनै वे मंच की ओर अग्रसर हैं। कुछ ही क्षणों में वे हमारे साथ मंच पर होंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित इस कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच पधार रहे हैं और कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी भी हमारे बीच पधारेंगे और अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज की इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि भारतीय ज्ञान को हम दिव्य मानते हैं और भारत ने अपने ज्ञान से न सिर्फ भारत को आगे बढ़ाया है बल्कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। और इसी प्रकाश को और प्रज्वलित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी हमारे बीच पधारेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पधार चुके हैं। हमारे विभागीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है। उसके पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय जी हमारे बीच होंगे। उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी विद्वानजनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन शामिल है जो अनुभव अवलोकन प्रयोग और कठोर विश्लेषण से विकसित होता है। जिस प्राणी के पास ज्ञान और विवेक है वह मनुष्य कभी चुनौतियों के आगे झुकता नहीं है। और ऐसी ही कई सारी भारत की ज्ञान परंपराओं के बारे में आज जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन प्रांगण में हो चुका है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का शुभागमन हो चुका है। उनके शुभ कर कमलों से आज भारतीय ज्ञान परंपरा के इस कार्यशाला का वे शुभारंभ करेंगे। आज इस सुअवसर के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय विभागीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी, सम्मानीय अतिथिगण मंच की ओर अग्रसर हैं। भारतीय ज्ञान को सबसे प्राचीनतम माना गया है। हम बहुत स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, डॉक्टर अतुल कोठारी जी का, साथ ही में आदरणीय श्री अशोक कड़ेर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ कार्यशाला का शुभारंभ करने के लिए पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय विभागीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आग्रह करना चाहेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कि कार्यक्रम में सबसे पहले मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज की इस अनूठी कार्यशाला का शुभारंभ करने की कृपा करें। भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी, आदरणीय श्री अशोक कड़ेल जी। आइए करतल ध्वनि के साथ आप सभी की तालियों के बीच आज के इस कार्यशाला का हम शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अतिथिगण। प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रणाली ज्ञान परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती आई हैं। हम सभी सौभागी हैं जिन्होंने भारत जैसी दिव्य भूमि में जन्म लिया है, जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, काशी जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ संपूर्ण विश्व से ज्ञान अर्जन करने शिक्षार्थी आते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ भी आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी को तुलसी का पौधा भेंट कर, अंग वस्त्रम भेंट कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि भारतीय परंपराओं की बात हो रही है, इसलिए हम तुलसी के पौधे के साथ ही साथ अंग वस्त्रम के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करना चाहेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन शामिल है और इसी उपलक्ष्य के साथ आज के इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपकी तालियों के बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से, अंग वस्त्रम भेंट करके, तुलसी का पौधा भेंट करके, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय जी का। पुनः आग्रह श्री केसी गुप्ता जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री केसी गुप्ता जी। आइए तालियों के बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका महत्वपूर्ण योगदान है उच्च शिक्षा विभाग में, आपने प्रदेश को प्रथम बनाया पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री निशांत बरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी को भी तुलसी का पौधा भेंट करें, अंग वस्त्रम भेंट करें। आपकी तालियों के बीच करतल ध्वनि के साथ हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ स्मृति चिन्ह और कुछ पुस्तिकाएं भेंट करेंगे श्री निशांत बरबड़े जी। तालियां आपकी निरंतर बजती रहेंगी तो प्रसन्नता होगी। श्री इंदर सिंह परमार जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे हमारे बीच पधारे। श्री अतुल कोठारी जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली से, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय परंपराओं के अनुरूप अंग वस्त्रम भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत है श्री अतुल कोठारी जी का भी। साथ ही में मोमेंटो भेंट कर रहे हैं श्री धीरेन्द्र शुक्ला जी। और स्वागत के क्रम में हम आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती रजनी श्रीवास्तव जी, प्राचार्य शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल से, कि वे श्री अशोक कड़ेल जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी को भी अंग वस्त्रम भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर और पुस्तकें भेंट कर, साथ ही में मोमेंटो भेंट कर
भारतीय परंपरा अनुरूप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निरंतर आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री केसी गुप्ता जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय कोठारी जी, सचिव शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास, आदरणीय कड़ेल साहब, संचालक हिंदी अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कुलगुरुगण, सम्माननीय लेखक, विद्वान और विशेषज्ञ, अन्य सभी समस्त महानुभाव। जो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा विभाग की ओर से, और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का हुआ, वो एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ और होना है, क्योंकि जो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो अपार है, और जो आधुनिक विज्ञान ने जो चीज़ें, पूरी दुनिया ने जो चीज़ें अभी 100-200 सालों में खोजी, और जो आविष्कार 100-200 सालों में हुए, वो हमारे यहाँ वर्षों पूर्व, हजारों वर्षों पूर्व हो चुके हैं, और हम उनकी जानकारी हमें। मैं कुछ यहाँ छोटे संक्षेप में शब्द बोलूँगा और आप समझ जाएंगे कि क्या है। कंप्यूटर बना करीब 40-50 साल पहले, लेकिन आप इंटरनेट सर्च करें कि कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा दुनिया की कौन सी है। मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा संस्कृत है, जो हमने 4000 साल पहले बना ली थी। एटॉमिक थ्योरी जो है महर्षि कणाद ने हजारों वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। पाइथागोरस जो थ्योरम हम पढ़ते हैं, उसके 1000 वर्ष पूर्व बोधायन ने वही थ्योरम दे दी थी। जो गणित है कि अंकों का जो जनक है, गणित शास्त्र का जो जनक है, वो भारत है। अंक जो है भारत से ही, उज्जैन के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे कंक जी, वो बगदाद उनको आमंत्रित किया गया था, और बगदाद से वो अंक जो है पूरी दुनिया में अरब होते हुए यूरोप में फैले। एस्ट्रोनॉमी देखें अगर, खगोल विज्ञान, तो हमारे तो ग्रंथों में ही लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, जो कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी हमारे ग्रंथों में है, और तुलसीदास जी ने कोई मेजर नहीं की थी, जो ज्ञात थी वो उन्होंने लिखा। कॉपरनिकस ने जो कहा, उसके 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में वही बात कह दी थी। मेडिसिन में सर्जरी हमारे यहाँ थी, स्टेम सेल थेरेपी से 100 कौरवों का जन्म हुआ। बॉटनी में वनस्पति में जीवन है, साइंस ने अभी कहा 100 साल पहले करीब, लेकिन हमें यह हजारों सालों से मालूम है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, यह हमें मालूम है। पुष्पक विमान हमने सुना है। महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र हमने हमारे यहाँ उपलब्ध है। खेती की अगर बात करें तो जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसको कि गुजरात के गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी जिसे अभी पुनर्स्थापित कर रहे हैं, ये वही खेती है जो जीवामृत वाली, जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो ये सब तो डॉक्यूमेंटेड है, जो उपलब्ध है, लेकिन जो गैर डॉक्यूमेंटेड है, जो उपलब्ध नहीं है, वो इससे कई गुना होगा। कारण ये, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान का जो संवहन होता था, ट्रांसफ़र होता था, वो श्रुति के माध्यम से होता था। लिख करके और पढ़ करके न होके, बोल करके और सुन करके, और सुने हुए को दोहरा करके होता था। जैसे हमने बचपन में पहाड़े सीखे, जैसे हमने शाखा में हम ध्वज वंदना याद करते हैं, ये याद अपने आप याद हो जाती है। तो ये हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो श्रुति की परंपरा के कारण अनडॉक्यूमेंटेड रहा। दूसरा, जो लिखा भी गया, वो लंबा इतिहास 1200 से लेके 1947 के दौरान आपको पता है क्या हुआ। तो कई तो नष्ट हो गया, और कई संरक्षण के अभाव में नष्ट हुआ, कई नष्ट कर दिया गया। तो इस कारण से हमारी जो भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति है, वो विश्व उसको नहीं जान पाया। मध्यकाल के बाद जो हमारी आध्यात्मिक जो पुनर्प्रतिष्ठा हुई, वो 1893 में विवेकानंद जी की जो शिकागो में धर्म संसद थी, उसके माध्यम से। उसके बाद 1845 में जो महर्षि योगानंद परमहंस की जो किताब आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो कि अमेरिका से प्रकाशित हुई, उसके माध्यम से। और 1935 में एक महत्वपूर्ण किताब आई थी, इंग्लैंड के लेखक ने, पॉल ब्रंटन,
ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया। इसके माध्यम से यूरोप ने, अमेरिका ने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, उसके ज्ञान परंपरा, ज्ञान दर्शन अध्यात्म के बारे में जाना। जो हमारी भौतिक प्रगति है वो कब सामने आई? जब सन 1900 के आसपास वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जब सन 1920-21 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो काफ़ी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अब आई है सामने। एक श्रद्धेय सुरेश सोनी साहब की किताब है भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। वो ऐसी किताब है, इतनी उपयोगी और प्रभावी है कि वो पूरी पाठ्यक्रम में यथावत शामिल की जानी चाहिए। ये जो कार्यशाला 2 दिन की हो रही है, ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगी भारतीय ज्ञान परंपरा की दिशा में, और जो है सही समय पर हुई है, क्योंकि हम जो भी निष्कर्ष यहाँ 2 दिन में निकलेगा, यहाँ 25 विषयों के ऊपर विषयवार मंथन होगा। जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हम 24-25 के पाठ्यक्रम में शामिल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री केसी गुप्ता जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के संचालक श्री अशोक कड़ेर जी से कि वे हमें कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने की कृपा करें। उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हम सबके बीच में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह जी परमार साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी, ACS महोदय, कमिश्नर साहब, उपस्थित कुलपतिगण, देश भर से पधारे विशेषज्ञगण, प्राध्यापक, विद्वान भाइयों और बहनों, भारतीय ज्ञान परंपरा पर यह 2 दिवसीय कार्यशाला यह आयोजित है। इस कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व और पाठ्यक्रम, इस पर एक उद्बोधन हमारे बीच में होने वाला है। उसके बाद में पाठ्यक्रम के 19 विषयों पर 19 समानांतर सत्र ये अलग अलग विषयों पर चलने वाले हैं। 7 आधारभूत विषय, इन 7 आधारभूत विषयों पर भी जो है ये समानांतर सत्र रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 2 दिन की योजना ये बनी है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई तो मध्य प्रदेश इसको लागू करने में अग्रणी राज्य रहा, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को जो प्रमुख स्थान दिया गया है, इसमें मध्य प्रदेश जो है भारतीय ज्ञान परंपरा पर इतनी गहराई से और विचार करने वाला, चिंतन मंथन करने वाला, मैं समझता हूँ कि यह एक अग्रणी राज्य है। और हम इसके माध्यम से और भारतीय ज्ञान परंपरा में किस प्रकार से कौन कौन सी बातों का समावेश होना चाहिए, इसका चिंतन मंथन करने वाले हैं। इसी के साथ में 3 बातों का और विचार किया है। मैं मंच से निवेदन भी करूंगा कि एक जो है, एक इसमें प्रकोष्ठ भारतीय ज्ञान परंपरा का ये उच्च शिक्षा विभाग में बने। साथ में जितने विश्वविद्यालय हैं, हर विश्वविद्यालय एक विषय पर गहराई से जो है अपने विश्वविद्यालय में कार्य करे, और उसी के साथ साथ भारतीय पद्धति जो है शोध और अनुसंधान में कैसे स्थान प्राप्त करे, ऐसी सारी बातों को लेकर के हम आने वाले समय में संभाग स्तर पर भी इस कार्यशाला को नीचे ले जाएंगे, ताकि हमारे सारे प्राध्यापक इस बात से अवगत हो करके हमारे विद्यार्थियों को जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का और उनको इस बात का ज्ञान करा सके। ऐसा कुल मिलाकर के इस कार्यशाला के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमने एक 5 साल की एक दीर्घकालीन योजना ये बनाई है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक कड़ेर जी। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से 860 करोड़ 82 लाख की लागत से शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण, साथ ही साथ 617 करोड़ 82 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय सिराली हरदा के नवीन भवन का लोकार्पण करने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच हम स्वागत करें इन सभी सौगातों का।
बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 3 वर्षों में किए गए कार्यों को एक लघु फिल्म के माध्यम से अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विभागीय उपलब्धियों के आधार पर वृत्त चित्र बनाए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के 2 माह के अंदर ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं योग्यता को निखारने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों पर 55 चिन्हित महाविद्यालयों का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली कैबिनेट का पहला सब्जेक्ट भी मैंने उच्च शिक्षा विभाग को जोड़ करके ही लिया था और एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे, ये निर्णय भी अपने सरकार ने किया। विद्यार्थियों की डिग्री और मार्कशीट को सुरक्षित रखने के लिए डीजी लॉकर बनाए गए हैं। इनमें 50 विश्वविद्यालयों और 18 स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा पंजीकरण करने के साथ कई विश्वविद्यालय द्वारा डेटा अपलोड भी किया जा चुका है। ये प्रक्रिया आगे निरंतर जारी है। सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय और आगर मालवा में एक नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय की शुरुआत की गई है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल को अब महाविद्यालयों को संबद्धता देने योग्य बना दिया गया है। इन सभी प्रयासों से 2 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में समन्वय समिति की 100वीं बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार अब प्रदेश में कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पर उन्नयन करने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति विश्वविद्यालय के मान से कुल 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं इसी योजना के तहत महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के उन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपए प्रति विश्वविद्यालय के मान से कुल 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करते हुए अब नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों के अधीन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सकल नामांकन अनुपात GER में राष्ट्रीय औसत से पहली बार आगे निकल गया है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर GER 28.4% दर्ज किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 28.9% हो गया है। बीते 3 वर्षों में विद्यार्थियों को विषय चयन की पूरी स्वतंत्रता, प्रति वर्ष अर्जित क्रेडिट के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त करने की सुविधा, एक साथ 2 डिग्री कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए अध्ययन केंद्रों का विस्तार, ऑनलाइन अध्ययन सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मातृभाषा में शिक्षण, भारतीय समृद्ध ज्ञान परंपरा का समावेश, व्यवसायिक शिक्षा का समावेश, इंक्यूबेशन सेंटर और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे नवाचार भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चयनित प्राध्यापकों द्वारा उत्कृष्ट लेखन कार्य कराया गया और 16 लाख से भी अधिक नवीन पुस्तकों का प्रकाशन कर समय सीमा में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में उच्च शिक्षा में और अधिक गुणात्मक सुधार के लिए आगे अनेक योजनाएं तैयार हैं। हमारे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को गांवों से जोड़कर समाज के प्रश्नों के समाधान का मार्ग शिक्षा से पूरा करना हमारा ध्येय है। गुणवत्ता वाले निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नीति तैयार की जा रही है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पेंशन व वेतन भत्ते की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भी किया जा रहा है। मूक के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को विस्तृत एवं गुणवत्तापूर्ण करने का काम जारी है। स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप के लिए क्रिस्प जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के साथ MOU भी साइन किया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे तेजी से बदलाव से स्पष्ट है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जल्द ही देश में शीर्ष पायदान पर होगा। निरंतर उच्च शिक्षा विभाग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की उच्च शिक्षा
मंत्री के अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा विभाग को अनेक उपलब्धियों से गौरवान्वित भी किया है। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से सम्मान करें। एक अभिनंदन पत्र, शॉल, गुण, चित्रकला, स्मृति चिन्ह भेंट कराइए। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच हम माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सम्मान करें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 में मध्य प्रदेश के सकल नामांकन उत्पाद को अखिल भारतीय स्तर से अधिक करने में आपने इसको अभियान के रूप में प्रस्तुत किया और आपके मार्गदर्शन में प्रदेश के GER में अभूतपूर्व वृद्धि ने भारत सरकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम राशि प्राप्त होने की संभावनाओं के द्वार खोले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए संपूर्ण उच्च शिक्षा विभाग की ओर से। और अब भारतीय ज्ञान की गंगा, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, अविरल है और अब आप सभी के समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक वृत्त चित्र का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्राचीन काल से हमारी समृद्धशाली संस्कृति और ज्ञान परंपरा ने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है। जीवन विकास के प्रत्येक क्षेत्र में भारत की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान परंपरा अपने अन्वेषण, नवाचार और उत्कृष्टता से विश्व भर में अग्रणी रही है। भारतीय युवा अपनी अनमोल विरासत एवं विश्व के सबसे समृद्ध ज्ञान भंडार से लगातार वंचित रहा। एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संकल्पना ने इसी विरासत को समाहित करते हुए भारतीय राष्ट्रबोध और गौरव को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की अलख जगाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए 82 विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक विषय की हर इकाई में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के साथ ही प्राचीन एवं मध्यकाल के साहित्य, अध्यात्म, दर्शन और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित विषय वस्तु को भी शामिल किया गया है। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई शिक्षा नीति दुनिया में अगर लागू की है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार उन्नति करते हुए भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के अथाह भंडार को युवा पीढ़ी एवं आम जन तक पहुंचाने का सतत प्रयास कर रही है। प्रयासों की इसी कड़ी में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में बहुउद्देशीय कार्यशाला के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकांड विद्वानों सहित केंद्रीय अध्ययन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखकों और अन्य शिक्षाविदों का संवाद मंथन किया जा रहा है, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी पहल की जा सके एवं राष्ट्र के निर्माण की दिशा व दशा सुदृढ़ करते हुए भविष्य की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। वाकई में भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी विरासत है। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से, कि वे बीच व्यक्तित्व देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत करें हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी का। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के मंच पर उपस्थित इस उद्घाटन सत्र के सम्मान्य अध्यक्ष मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई जी, मध्य प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, मित्र अशोक कड़ेल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य कुलगुरु महोदय, देश भर से 2 दिवसीय कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न विषयों का मार्गदर्शन देने आए हुए सभी विद्वान आचार्यगण,
सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य नागरिकगण, आचार्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय राज्यपाल जी सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सबकी ओर से कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक समग्रता से कार्य करने का इस शासन ने विचार किया और इसका आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और उत्सव का विषय है। एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तब से थोड़ी व्यापक स्तर पर देश में शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, ये एक प्रश्न है। क्योंकि पिछले 250 साल की हमारी शिक्षा व्यवस्था से भारतीय ज्ञान परंपरा बाहर थी। इस दृष्टि से आज जीरो से एक प्रकार शुरू करने की स्थिति आई है। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान को समझना है तो कुल मिलाकर भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन, भारतीय तत्वज्ञान क्या है उसको पहले समझना बहुत आवश्यक होगा। अनेक ग्रंथ, किताबें हैं, इसमें सारी बातें लिखी गई है। तो भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि, विश्व, परमेष्टि अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के रहस्यों को तर्क और अनुभव का आधार पर समझने का लगातार प्रयास होता रहा है भारत में, और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप मूल जो उदाहरणा बनी कि मूल एक तत्व है, इसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अलग अलग नाम कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का पिता कहा गया है हमारे यहाँ। तो एक तत्व से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये एकत्व की जो परिकल्पना है, ये भारतीय दर्शन का मूलतः आधार है। इससे भारतीय जीवन शैली, चिंतन धारा ये लगातार शाश्वत रूप में विद्यमान है देश में। इससे एक जीवन दृष्टि निर्मित हुई, इसके एक चिंतन, मनोविज्ञान का जन्म हुआ, इसी से मूल्य निर्मित हुए, और इन सब को व्यवहार में डालने की जो आधारभूत बात हमारी है वो आचरण की बात है। आचार्य विनोबा भावे की एक सुंदर पुस्तक है आचार्य कुल। इसमें विनोबा जी ने लिखा है कि आचार्य कौन है, और फिर उसका उत्तर दिया है कि स्वयं के आचरण से सिखाए वो आचार्य है। तो ऐसे आचार्यों का परंपरा फिर से भारत में खड़ी हो, ये भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा में समावेश का एक आधार बनेगा। और इसी से एक भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, और संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति। और हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन का तात्पर्य है नित्य नूतन चिर पुरातन। संस्कृति तो बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज 10 साल 12 साल का लड़के को भी लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार का स्वरूप को हमने शिक्षा का बनाने की आवश्यकता है। इसी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और भारतीय संस्कृति के बारे में मार्क ट्वेन ने जो कहा है, बहुत सुंदर बात कही है कि भारत उपासना पंथों की भूमि, मानव जाति का पालना, भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की माता, पुराणों की दादी और परंपराओं की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान है एवं सृजनशील सामग्री है, उसका भंडार अकेले भारत में है। ये मार्क ट्वेन कह रहा है, कोई भारत का विद्वान नहीं, कोई अतुल कोठारी नहीं बोल रहा है। तो दुनिया के अनेक विद्वानों ने यही बात कही है। हमारे पास एक किताब है भारत क्या है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने, जिन आइंस्टाइन से लेकर जो नोबेल ओरेटर है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन सबों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, भारतीय तत्वज्ञान के बारे में जो बात कही है वो पढ़ने लायक है। और सब ने वेद उपनिषदों का उल्लेख किया है अपने उद्बोधन में, वक्तव्यों में। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है। तो इस प्रकार की जो भारतीय परंपरा है, भारतीय तत्वज्ञान है, और इस पर अनेक आधारभूत ग्रंथ लिखे गए। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैनों का आगम ग्रंथ, बौद्धों का त्रिपिटक, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब आदि, ये तो आधारभूत ग्रंथ हैं।
इसको आधार बनाकर विद्वानों ने लाखों लाखों पुस्तकें भारत में लिखी है। इसको हमने आधार बनाना पड़ेगा। जो भी विद्वान नाम है आज, चाहे विवेकानंद जी का नाम लो, चाहे गणित के क्षेत्र में रामानुजन का नाम लो, चाहे रसायन शास्त्र में प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम लो, अनेक नाम गिना सकते हैं। इन सबों ने मूल इस तत्व ज्ञान के आधार पर ही कार्य किया है। तो इस प्रकार का जो देश में कार्य पड़ा है, इस ज्ञान को फिर से लाना है। और इस ज्ञान तो बहुत व्यापक है, लेकिन इसको शिक्षा में कैसे समावेश करना है, एक और चुनौती है। तो जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं हमारे ग्रंथों में, उसको आधार बनाकर आधुनिकता की आवश्यकता से तालमेल बिठाकर दोनों का समन्वय करते हुए एक नई किताब, एक नया पाठ्यक्रम, एक नया साहित्य तैयार करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में इस कार्यशाला में हमने आज 2 दिवसीय विचार और चिंतन करना है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश शिक्षा में इसका मूल आधार तो पाठ्यक्रम बनेगा, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षा के विभिन्न आयामों में, शिक्षा के व्यवस्था तंत्र में, संस्थानों की संरचना में, व्यवस्थाओं में, सभी स्तर पर भारतीयता लाने का प्रयास करना है, तभी बात बनेगी। अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी भारतीयता के आधार पर भी जो कार्य कर रहे हैं, वो व्यवस्था तो जो मैकाला देकर गए उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कटपेस्ट आगे पीछे करके कर रहे हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का संपूर्णता के समावेश के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता के आधार पर व्यवस्था का पूरा निर्माण साथ साथ करना पड़ेगा। ये दोनों को अलग अलग विषय नहीं, ये दोनों समांतर चलेंगे। इसलिए इस कार्यशाला में 19 जो प्रमुख विषय है उच्च शिक्षा के मध्य प्रदेश सरकार में, जिससे 90% छात्र इसमें समावेश हो जाता है, वो 19 विषय और 7 आधारभूत विषय, वो शोध की बात है, वो परीक्षा मूल्यांकन की बात है, वो व्यवस्था तंत्र की बात है, ऐसी अनेक बातों को साथ साथ 7 विषय, आधारभूत विषय जोड़े गए हैं। वो भी तात्कालिक 7 विषय, आगे और बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कुल 26 विषयों पर इस कार्यशाला में कार्य होना है। ये एक प्राथमिक शुरुआत है। हमने निवेदन किया है शिक्षा विभाग के शासक, प्रशासक, माननीय मुख्यमंत्री सबको कि पहला काम तो ये होना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर बनना चाहिए, और राज्य सरकार के और निजी सभी विश्वविद्यालयों में भी इसका गठन होना चाहिए। कुछ राज्यों में प्रारंभ हो गया है इस प्रकार का। और ये 26 विषय है, तो 2 दिन में यहाँ सम्मान्य कुलपति भी सभी आए हैं कि अपने अपने विश्वविद्यालय में कोई एक या कौन सा विषय पर विद्वान वहाँ है, उस विषय को जो जानता है, समझता है भारतीय ज्ञान को भी, कुछ ऐसे विषय तय करें। और हर विषय पर 2-2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशालाएं फिर होगी। तो उस विश्वविद्यालय के 4-5 विद्वान और 4-5 विद्वान अखिल भारतीय स्तर के सब मिलकर फिर उस संगोष्ठी के बाद समग्र पाठ्यक्रम में कैसे उसका समावेश करना है हर स्तर पर, इस पर फिर कार्य करेगा। तो इस प्रकार की एक व्यापक योजना को एक स्वतंत्र भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय न रहे, लेकिन सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का सुचारू रूप से समावेश, समन्वय हो जाए। और आनंद की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके हिंदी के 8वें पृष्ठ पर जो 8 लाइन का पैराग्राफ अंतिम इंट्रोडक्शन का है, उसमें अपेक्षा हमसे की गई है सबसे कि शिक्षा नीति का उद्देश्य जो 8 लाइन की पैराग्राफ है, उसको 1 लाइन में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। और जो अंतिम शब्द है कार्य व्यवहार, उस पर मैं चिन्हित करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि कई बार विचारों की, बौद्धिकता की बहुत चर्चाएं हो जाती है, सेमिनार, सिंपोजियम हजारों देश में रोज आयोजित होते रहते हैं, लेकिन जब कार्य व्यवहार की बात आती है तब बातें बदल जाती है। तो ये जब तक कार्य व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो इस प्रकार की जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी हमसे अपेक्षा की है, और कुल मिलाकर दुनिया के विद्वान अपेक्षा कर रहे हैं
शिक्षा नीति में एक अपेक्षा की गई है कि इस शिक्षा नीति लागू होने से देश की शिक्षा बदलेगी, और शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। हमारा ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। जैसा नागरिक, जैसा समाज, जैसा राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए, वो तो है नहीं। हम चाहते हैं संस्कारित नागरिक, मूल्यवान समाज, समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न विश्वगुरु भारत बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। तो इस प्रकार की शिक्षा फिर से लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति में कहा गया है, और उसको लाना है तो जो कुछ एक गलत प्रकार की धारणाएं बनी उसको पहले उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा कि इंग्लिश से सहारे हम तैरना चाहते हैं। मित्रों, किसी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा लाना है तो भारतीय भाषा में ही लाया जा सकता है। और आज दुनिया भर में 7.5 लाख बच्चे विदेश जाते हैं हर साल भारत से, और इतने सालों में जो 4-5 सालों में अलग अलग विषय देशों से आए, कुल 49,000 छात्र भारत में आए हैं। इसको रिवर्स में लाना है तो इसका एक ही आधार बनेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा से लालायित है। क्यों आज दुनिया में योग को सर पर बिठाया लोगों ने? क्योंकि आज जो मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है दुनिया भर में, इसका इलाज किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, वो योग में है। ऐसा व्यापक ज्ञान भारत में सब है, और दुनिया के विद्वान तो जानते हैं, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास किया है क्या? तो हम इसको समझे, जाने, फिर उसको हमारी शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रयास करें, तभी दुनिया को हम ये ज्ञान फिर से दे पाएंगे। पहले तो भूतकाल में हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, लेकिन आज तो हम कटोरा लेकर घूम रहे हैं दुनिया से, और हमारे देश में वही ज्ञान लाकर जूठन परोस रहे हैं हमारे बच्चों को। इस परिस्थिति को बदलने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा करेगा। इसलिए फिर से भारत को दुनिया में सिरमौर बनाना है तो उसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा बनेगा। इसीलिए शिक्षा नीति ने और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको प्राथमिकता दी है। आइए हम सब विचार करें। मेथी शरण गुप्त ने एक छोटी सी पंक्ति कही ना, हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे, आओ विचारे, समस्या है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल कोठारी जी, आपने योग संस्कृत की महिमा से हम सभी को अवगत कराया। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी मध्य प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आइए आप आपकी तालियों के बीच स्वागत करें इंदर सिंह परमार जी का। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ये 2 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी, आदरणीय अशोक कड़ेल जी, यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और मध्य प्रदेश ही नहीं तो देश के कई क्षेत्र से आए हुए एक्सपर्ट, सभी विद्वान साथियों, पत्रकार बंधुओं में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जब से चर्चा प्रारंभ हुई, और मैं तो ये समझता हूँ कि उस ड्राफ्ट से जो चर्चा प्रारंभ हुई वह अनवरत जारी है। और अनवरत जारी इसलिए है कि 4 साल के कड़े परिश्रम से, मेहनत से हमारे देश के लोगों ने अपनी शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार किया था। लेकिन ये भी विचार करना होगा कि 4 साल क्यों लगे होंगे, लेकिन साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत की शिक्षा के दर्शन को, भारत की शिक्षा की पद्धति को अंग्रेजों ने कितने साल में बर्बाद किया था। क्या उन्होंने भी भारत की शिक्षा के विषय का सर्वे किया था, अध्ययन किया था, और उसके बाद ये पाया था क्या कि भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य, भारत की संस्कृति और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो समाज आधारित है उसमें निहित है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी उसी प्रकार का
तोड़ने वालों को कम समय लगना चाहिए था, लेकिन मुझे जब मैंने उन्होंने जब सर्वे किया लंबे समय तक, लगभग 20-22 वर्ष तक अलग अलग उनके लोग आए, आखिरी में मेघालय आए और उन्होंने तय किया कि इनकी भारत की शक्ति ये है, तो आज निश्चित रूप से हमको भी 4 वर्ष लगे थे, लेकिन 2020 के बाद में निरंतर पूरे देश भर में बदलाव हो रहा है और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य बना है। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयासों से जो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उससे शिक्षा विभाग में आज वो पूरे देश भर में एक प्रेरणा देने वाला बन चुका है। और जिस बात की आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है कि ये भी पहला राज्य मध्य प्रदेश बनेगा जब भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर हमारे पाठ्यक्रमों पर फिर से हम विचार करेंगे, पुस्तकों पर विचार करेंगे और कहाँ से शुरुआत की जाए। पढ़ते तो अभी तक भी आए हैं, लेकिन कहाँ से लोगों ने लिखना शुरू किया था? क्या उसके पहले भारत का कुछ था क्या? क्या हमारी चीज को ही तोड़ मरोड़ करके पुस्तक लिखने वालों ने, क्योंकि एक प्रकार की विदेशी शिक्षा पद्धति के आधार पर पूरी व्यवस्था खड़ी थी, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सब हमारे एक्सपर्ट है, हमारे लेखक है जो आगे जाकर के किताबों का निर्माण करने वाले हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले हैं, तो भारत की ज्ञान परंपरा को कैसे आधार बनाएंगे। और इसलिए क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। विज्ञान को शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? गणित में शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक शायद हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक व्यापक अध्ययन के बाद में किस प्रकार की हमारी तैयारी चाहिए, वो सबको करने की ज़रूरत है। और मैं अतुल भाई कोठारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश के लिए जो अपना समय दे करके सरकार को सहयोग करने का आपका जो संकल्प है, हम समय पर ये सब काम पूर्ण कर सकेंगे और भारत की ज्ञान परंपरा को हम सम्मिलित करेंगे। अभी बहुत जगह पर स्पष्टता नहीं है और मैं समझता हूँ इस कार्यशाला से ही स्पष्टता होने वाली है। इसलिए जब अपने देश के बारे में विचार होगा, तो जब हम पढ़ते थे तब तक तो पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता था। बाद में मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री बने, तब उन्होंने उसमें बोधायन शब्द जोड़ा है। और वास्तव में जो सूत्र हमारा रहा है देश, उस पर विदेशियों ने अपना सील लगा करके वापस हमको रिटर्न कर दिया और हम उसी का गुणगान गाते रहे। ऐसा हर क्षेत्र में इस्पात को लेकर के तो आज भी हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि जो लोहा ईसा के पूर्व बना हुआ, आज तक भी उस पर जंग नहीं चढ़ी है, लेकिन हमें को मालूम नहीं है। हमारे एसीएस जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वनस्पति को लेकर के, जीव है वनस्पति में, और ये तो भारत के, जिसको अंग्रेजों ने सील लगा दी कि यहाँ का समाज अशिक्षित है, वो घर में बैठी माता बहनें भी रात के समय किसी को पत्ती नहीं तोड़ने देती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों मना कर रहे हैं, रात के समय आप पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ने दे रहे हैं, बगीचे से पत्ती नहीं तोड़ने, फल नहीं तोड़ने दे रहे, क्या कारण क्या है? उनको विज्ञान नहीं मालूम, लेकिन उनको ज्ञान है उनका, और वो कहती है कि हमारा धर्म कहता है कि सोते को नहीं सताना, और रात के समय ये भी सोते हैं और सोएगा वही जिसमें जीव है। ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान जिन अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को ये लिख करके कि ये अशिक्षित है, गंवार है, सपेरे है, लुटेरे, जो जो गाली बकना था सब कहने का काम किया।
लेकिन वास्तव में भारत की परंपरा में भी विज्ञान था। भारत का समाज विज्ञान के आधार पर अपनी परंपराओं को स्थापित किया है। इसलिए मैं कई बार अभी आज के संदर्भ में चर्चा होती है तो बोलता हूँ कि क्या भारत 1947 में स्वतंत्रता के बाद में यदि हमारे पूर्वज सूर्य की पूजा क्यों करते थे, इस पर रिसर्च करके केवल ईश्वर प्राप्त करने के अलावा भी कुछ चीज़ हो सकती है क्या, उस पर यदि अध्ययन करते तो शायद आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले वर्ष में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं होते, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति करने वाले देश बन जाते। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यदि सूर्य को पूजा है तो जरूर उसमें विज्ञान होगा। इसलिए परंपराओं में से भी, हमारे ग्रंथों में से भी हमको विज्ञान को खोजने की जरूरत है और उसको आधार बनाते हुए हमारे सभी जगह पर भारत की ज्ञान परंपरा को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि नींव का पत्थर जो रखा जाता है वही मजबूत होना चाहिए और उसके बाद के कालखंड में जो हुआ उसका भी उल्लेख करेंगे। क्योंकि इतिहास के पन्नों पर भी जब इतिहास लिखा गया तो एक लुटेरे को महान लिख दिया गया। ईसा के 550 साल पहले ईरान से एक हकमनी नाम का लुटेरा आया, तीसरा लुटेरा यूनान से आया। अब कई बार कहते हैं कि भारत तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर देश रहा है। मैं कहता हूं कि गरीब की झोपड़ी में कभी डाका नहीं डलता है और दुनिया के लुटेरे आए, इसका मतलब भारत समृद्धशाली राष्ट्र था, संपन्न राष्ट्र था। और जो लुटेरा भारत को जीत नहीं सका वो विश्व विजेता कैसे हो सकता है, जो पौरुष से 2-2 बार पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से तो लड़ नहीं सका, लेकिन इतिहास के पन्नों पे दर्ज कर दिया जो जीता वो सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। ये गलत इतिहास भी पढ़ाने की परंपरा चलती रही। अंग्रेजों को तो करना था, उनका उद्देश्य इसी में था कि भारत की आत्मा को समाप्त कर दे, भारत के स्वत्व को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में क्यों विचार नहीं किया गया? गुलामी का इतिहास, मार खाने का इतिहास, पिटने का इतिहास बड़े बड़े पन्ने जोड़ दिए गए, लंबे चौड़े पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिए गए। लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम का भी इतिहास रहा है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया का कल्याण किया है। इन बातों को अभी समावेश करना चाहिए था। मैं समझता हूं जिन लोगों ने नहीं किया शायद ईश्वर ने उनके हाथों नहीं लिखा होगा, लेकिन आज आप सब लोग कर रहे हैं, इसलिए आपके हाथों में ही वही काम लिखा होगा। जो ईश्वर लिखता है वही काम होता है। और इसलिए देश में जो व्यापक बदलाव परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन केवल 1-2 साल के लिए नहीं है। हमने टारगेट किया 2047 कि 2047 का भारत कैसा होगा, उसमें शिक्षा कैसी होगी, उसमें अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो क्या हम शिक्षा के माध्यम से फिर से 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प को पूरा कर सकेंगे क्या? इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करते हुए और देश को वह सम्मान दिलाना जिसका हकदार अपना देश है, आगे भी वो देश फिर से विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व का कल्याण कर सके, लोग मानव जीवन का कल्याण कर सके और दुनिया को मार्गदर्शन दिखा सके, मार्ग दिखा सके। तो निश्चित रूप से उसमें भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत का ज्ञान है, जो समृद्धशाली परंपरा है भारत की, मैं समझता हूँ उसके माध्यम से हम पूरा कर सकेंगे। हमारे माननीय अशोक जी कड़ेल जी ने 2 बातें कही है, अतुल जी ने भी कही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति ले ली है और राज्यपाल जी हैं, इसलिए जो कहा है इसका मान के चलिए कि सरकार भी अपना एक प्रकोष्ठ बनाएगी और विश्वविद्यालय के मालिक माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय बैठे हैं, इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में भी मैं समझता हूं कि हम मिलकर प्रकोष्ठ बनाएंगे ताकि इस पर और अच्छी व्यापक चर्चा हो सके और आने वाले समय में हम विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ दे सकें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी आपके अनमोल वचनों के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे
जो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र को साक्षात कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी के परम सेवक हैं, मोक्षदायिनी शिप्रा के किनारे होने वाले सिंहस्थ कुंभ की भूमि से हैं, विक्रमादित्य की राजधानी, कालिदास की कर्मस्थली, गुरु संदीपनी के आश्रम और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली की पावन धरा पर जन्मे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से तालियों के साथ आग्रह करेंगे कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। संचालन करता ने इतनी बड़ी भूमिका रख दी कि मैं भी देखता ही रहा कि क्या क्या जोड़ रहे हैं वो। नई शिक्षा नीति के आधार पर आधारित इस कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारी पूरी बात रखी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार साहब, इस विषय के विषय प्रवर्तक माननीय अतुल कोठारी जी, जिनने अपनी पूरी एक तरह से जिंदगी इस मार्ग पे चल कर के देने के लिए तिल तिल करके जो समय हमारा गुजरता है, आपने शिक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया है। इस यज्ञ में मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम आदरणीय श्रीमान अशोक कड़ेल जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर, जहाँ अवसर आता हिंदी ग्रंथ अकादमी सदैव ऐसे मौके ढूंढती है जिसके माध्यम से हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऊर्जा का सदुपयोग हो और उसके माध्यम से उच्च शिक्षा की शाख बने। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरे मंच का। और यहाँ अब शब्द तो कुलपति बोलना नहीं है और कुलगुरु बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कुलगुरुओं का सम्मान करते ही केवल गुरुओं का सम्मान नहीं है, ये सारी परंपराओं का सम्मान है, भारतीय शिक्षा पद्धति का सम्मान है। आप सबका वंदन अभिनंदन, सारे के सारे यहाँ बैठे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, सभी मनीषीगण, शिक्षा प्रेमीगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों। चूँकि ये 2 दिन कार्यशाला चलेगी और कार्यशाला में हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा जब हम यहाँ इस अवसर का लाभ लेने के लिए माननीय अतुल जी का और आप सब विद्वानों का एक तरह से बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति लागू करे को लगभग हमारा ये 4था साल चालू होगा और ऐसे में अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का भी मौका है, जिसके कारण से हम सब वो मार्ग ढूंढने लगेंगे जिसकी आवश्यकता आज के समय में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ज़्यादा है। और ये बड़ी अद्भुत बात भी है। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरे तौर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है, वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में ही विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहाँ से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए उसका स्वागत करना है। और कहाँ ये पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से मुनि तो
चूँकि उनकी ज़िंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो ज़रूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने लिए निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य। भारत न कभी दबा ना दबेगा, और इसीलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो माननीय अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला कि अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर आप विश्लेषण कर लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य पे 2 धाराएं एक साथ जा रही है, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई है। और उसके उल्टे एक और धारा निकली है, वो धारा गंगा जल की तरह एक तरह से पवित्र है और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सब ने देखा कि कहाँ कौन किसको जरूरत पड़ रही है। जरूरत एक ही देश के हिस्से थे, पहले रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ है। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं, और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं कि हाँ, हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज़्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई दी। जियो और जीनो दो के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज़्यादा सिर पे आ गया। घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी नहीं। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंटिया मामा का अपमान करते थे। और टंटिया मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ, आपने उनको कुछ भी कहा होगा, लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए? यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सब का इस माध्यम से भी आपको इस केवल चूँकि बाकी बातें आ गई दोहराना नहीं चाहूँगा। विषय तो बहुत सारे हैं,
लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो ना हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19-20 भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आप पे ज़्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का पूरा भविष्य बल्कि भारत का भाग्य जागेगा। इस नाते से आपकी जवाबदारी ज़्यादा, और चूंकि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करेगी। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी मैं बोलूँगा क्योंकि इसका लाभ ले लेना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय कई बार कई मामलों में थोड़े से बाकी विभाग के सामने पिछड़ते थे, तो विश्वविद्यालय को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूँगा। विश्वविद्यालय हमारे अब केवल 2 ही श्रेणी है, या तो प्राइवेट विश्वविद्यालय या शासकीय विश्वविद्यालय। ये सामान्य विश्वविद्यालय कहाँ से आ गया मेरे को ही नहीं मालूम, इसलिए इसको निकाल के फेंकने की जवाबदारी इस सरकार ने ली है। हमारे अपने विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक, जो उच्च शिक्षा विभाग के बाकी व्यवस्थाओं के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जवाबदार होते हैं, समान रूप से वो विश्वविद्यालय में भी दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के हित लाभ उसी प्रकार से देखे जाएंगे, लेकिन इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की तरह एकदम इसकी सीमा खोल करके नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो पूरी तौर पे दी जाएगी। और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के अलावा भी उच्च शिक्षा विभाग अभी जो आने वाले समय में जो तय करेगा वो सब कुछ करने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन कई भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आप और हम आगे बढ़े, और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो चीज़ें अभी गर्भ में हैं उनको सामने लाने के लिए भी पर्याप्त रूप से हम रिसर्च को भी प्रोत्साहन दें। हमारे शिक्षा के उस पुराने इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए, जैसे आपने आंकड़ा बताया है, तो विदेश के लोग भी हमारे प्रदेश में आके पढ़े। इसके लिए जो करना है विभाग वो सब भी करे, सरकार आपके साथ रहेगी निश्चित रूप से। और कोई एक विश्वविद्यालय नहीं, मैं तो इस मामले में ये परस्पर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने आप में तैयारी करे, सभी विश्वविद्यालय हमारे, क्या निजी और क्या सरकारी, लेकिन सरकारी को जो कठिनाई आती है सरकार उस मामले में भी पूरी मदद करेगी निश्चित रूप से। लेकिन वो सारी चीज़ें जिनके माध्यम से हम भविष्य के आधार पर अपने आप को तैयार कर लें, ये बहुत आवश्यक भी है। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चूँकि माना यह गया कि नई शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी आएंगे उनकी संख्या थोड़ी सीमित होगी, लेकिन सीमित विद्यार्थी आकर भी असीमित अपनी शिक्षा अध्ययन में वो अपना योगदान दे और विभाग उनके पूरी मदद करे। इस नाते से हम अपने आप को तैयार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी सोच से, जिनके विचार से मध्य प्रदेश निरंतर सशक्त और समृद्ध बन रहा है, हमारे राज्यपाल महोदय जी से हम बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी को अपने ओजस्वी वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच हम स्वागत करें आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में आयोजित ये गोष्ठी में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली डॉक्टर अतुल कोठारी जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के श्री अशोक कडेल जी, केसी गुप्ता जी, सभी कुलगुरु श्रीयों,
शिक्षाविद श्रीओ, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में आज के कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का है। कभी कभी हम जाते हैं तो भाषण सुनते हैं। मैं समझता हूँ आज जिसको आप सबने सुना है उसका नाम भाषण नहीं दो, बौद्धिक दो तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि कई ऐसी बातें आज आई जो सभी जानते हैं ऐसा नहीं। भारत कैसा था, भारत की परंपरा क्या थी, अपने को कहाँ जाना है, बच्चे में क्या क्या डालना जरूरी है, जो भविष्य में अच्छा नागरिक होकर ये भारत माँ की धरती में उसका लालन पालन हुआ है, तो कैसे तरह भारत माँ की धरती पे वो काम करेगा, समाज का काम करेगा। खुद का तो करता ही है, मगर समाज देश को सामने रखकर अपने ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना, ऐसी सब आज बात हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ ये 2 दिन का जो कार्य संगोष्ठी है उसमें से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी सोच रखकर अच्छा सा ऐसा निकलेगा। कई बार कहता है ना कि छाछ जो होती है, छाछ उसको घुमा घुमा कर उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद घी निकलता है, और घी कितने शारीरिक रूप से आरोग्य को कितना काम आता है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि 2 दिन की गोष्ठी में से ऐसा कुछ निकलेगा और हमारा भविष्य विकसित भारत बनाने की प्राइम मिनिस्टर का जो कल्पना है उसी तरह हमारा भारत निकलेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम निर्माण कार्य से संबंध शिक्षाविद, विचारक, कुलगुरु, प्राध्यापक और केंद्रीय अध्ययन मंडल के पदाधिकारियों का मध्य वैचारिक चिंतन के लिए कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है। मुझे खुशी है कि कार्यशाला में यहाँ जो मेरे को बताया गया 66 जैसे विश्वविद्यालयों के कुल गुरु और 500 से ज़्यादा शिक्षाविद और विचारक शामिल हो रहे। प्रदेश के कुलाधिपति के रूप में भारत की श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चिंतन के लिए पधारे आप सभी महानुभावों का भोपाल में आप सबका प्रथम नागरिक के रूप में स्वागत करता हूँ। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तो प्रकोष्ठ बनाने की भी आज बात हो गई, और उच्च शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के मंत्री थे पहले, वो ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो हमारा प्लस पॉइंट है, ऐसा समझो। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ तो आप तो भगवान से डायरेक्ट डायलिंग वाले आदमी हमको मिल गए मध्य प्रदेश को। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, फिर चाहे वह भारतीय दर्शन का सापेक्षिकता का सिद्धांत हो, प्लास्टिक सर्जरी, शून्य की खोज, ज्योतिष और आयुर्वेद का चिकित्सा विज्ञान, सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है। वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है या सुना है। तक्षशिला और विश्वविद्यालय यहाँ पहले थी और आज सब वहाँ जाते हैं देश को छोड़कर। भारत का प्राप्त ज्ञान से अरब, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में गणित, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा, अध्यात्म आदि ज्ञान का प्रसार हुआ है। इसी गौरव को प्राप्त करने भारत
को विश्व गुरु बनाने 21वीं सदी के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम और दक्ष पीढ़ी तैयार करने और राष्ट्र जागरण का महायज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसकी पवित्र आहुति नीति की मंशा अनुरूप पाठ्यक्रम है। मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश का भविष्य लिखने, युवा शक्ति को दिशा देने के विकास के दृष्टिकोण को आकार देने का महान अभियान है। राष्ट्र की युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक और परिवर्तन की लाभार्थी होती है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय युवा के करियर का भविष्य के निर्माता है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने वाली अमृत पीढ़ी तैयार करने के जरूरी है कि शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञानवान और हुनरमंद बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली तथा भविष्य के मुद्दों से निपटने की सामाजिक सरोकारों में सहभागिता और मोबाइल फ़ोन से परे दुनिया की खोज करने की तरीके सुझाए। इसके लिए शिक्षक उनके रोल मॉडल है। पाठ्यक्रम में भारतीय समाज के जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक गौरव, मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले नायक नायिकाओं के बलिदान, संघर्ष और संविधान के समावेशी समामूलक व्यवस्थाओं की मंशा को समुचित किया जाना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय में ऐसी एक गोष्ठी थी। बहुत से ऐसे क्रांतिवीरों थे, जननायकों थे, उसको भी पाठ्यक्रम में किसी तरह समाना चाहिए कि बच्चे को मालूम पड़े कि हमको हमारे देश के लिए इतने पूर्वजों संघर्ष में चले गए, सर्वस्व बलिदान देके चले गए, हमारी भी उनके पर कोई हम उसके अनुकरण कर सके, उसका उनमें भाव आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कार्यशाला में विद्यार्थियों के रचनात्मक, सृजनशील, आलोचनात्मक, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, नवाचार साथ ही उद्यमशीलता को निखारने और शिक्षा की रोजगार परकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों के डिजिटल सशक्तिकरण, शोध, नवाचार, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और सुशासन के अच्छे अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आशा है कि कार्यशाला में शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वैचारिक मंथन के अनुरूप अमृत रूपी सुझाव और विचार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयासों में मार्गदर्शिका तैयार करने में सफल होगा। मैं ऐसे ये गोष्ठी से अपेक्षा भी करता हूँ। ये शिक्षा डिग्री तो देगी, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा, मगर बच्चे का जीवन घड़तर है वो बहुत ज़रूरी है। नीचे से लेकर आंगनवाड़ी से, बाल मंदिर से लेकर आपके पास जो आए बच्चे 4-5 साल रहने वाले हैं। कभी कभी अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, परीक्षा से आगे रात दिन पढ़ो, आखिर के समय में तबीयत बिगड़ी और परीक्षा देने नहीं गए। कितना स्वस्थ रहना, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, समय पर क्या क्या आखिर जीवन क्रिया है वो करना चाहिए। आजकल समाज में बहुत से आप पेपर में आते हैं, कई स्टोरी पढ़ने मिलती है। समाज का इतना शिक्षित होते हुए भी, इतनी समझ होते हुए भी एक पेपर खराब गया तो आपघात कर लिया। क्या जीवन, एक पेपर घर गया तो 1 साल गया तो जीवन हार गया क्या? बच्चे को उसी तरह तैयार करना चाहिए। समाज में कई व्यवस्था ऐसी है, उसमें भी छोटे छोटी बात ऐसी आती है कि बच्चे या तो समाज का पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने परिवार में कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे को अच्छी तरह संभाल रहा है क्या, बच्चे के सामने क्या माँ बाप को बात करना है, क्या नहीं करना, बच्चे में जो चला जाता है, बच्चा ग्रास्पिंग पावर इतना है बच्चे में, एक बार सुन लिया तो दिमाग में आ जाता है। माँ बाप का
जो वर्ण, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा हमारे को बच्चे के सामने हम करो को बच्चा अच्छी तरह वो जाए। परीक्षा के समय में थोप देना ऐसा नहीं है, मगर उनकी रुचि समझो, क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसी तरह उसको तैयार करो। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर कई बार 10-10 साल हो गए शादी के, 15 साल हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, डाइवोर्स हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, अरे बच्चे का क्या होगा वो तो समझो। उनका काश किसके पास रहना है? माँ बाप के पास है, माँ के पास रहना है, पिताजी के पास रहना है। बच्चा क्या करेगा और उसका जीवन कैसा रहेगा? माँ बाप नहीं सोचते। छोटी सी बात हुई, उसमें से ऐसा महाभारत शुरू हो गया और डाइवोर्स तक पहुँच जाते हैं। ऐसे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मगर समाज में से जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तभी मेरे को लगता है कि बच्चे को डिग्री तो मिल गई, बौद्धिक शक्ति तो उनको मिल गई, मगर उनका जीवन का घड़तर हुआ है क्या? इतने सारे कुलगुरु ने सारी शक्तियाँ बच्चे पर लगा दी, फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि भारत माँ के कार्य में विघ्न डालता है। भारत भूमि की जो लालन पालन हुआ है उसको जहाँ जरूर पड़े, कहीं ऐसे वीर क्रांतिकारी परिवार का नहीं सोचा, उन्होंने देश का सोचा और देश के लिए फना हो गए। उसी तरह हमको ये नागरिक को तैयार करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो सभी का जो बौद्धिक हुआ उसमें से बहुत कुछ निकलता है, और आप 2 दिन इसमें बहुत से आप ही जो आपने कुदरत ने दिया हुआ है जो शिक्षा है उसमें से बहुत अच्छा निकलेगा। मैं समझता हूँ ये संगोष्ठी को 100% सफलता मिले, ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह करना चाहूँगी श्री निशांत बरबड़ी जी, आयुक्त उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा विभाग एवं हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के प्रति मैं उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और अपना मार्गदर्शन प्रदान हमें किया, हमें कृतार्थ किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मध्य प्रदेश की सरजमीन पर उतारते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला में उपस्थित होकर हमें अपना उद्बोधन दिया। आपके उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा मिली है और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा बताए हुए समस्त सिद्धांतों को हम और बखूबी से आगे लेके जाएंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं सहज सरल शुचिता के द्योतक ऐसे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का, जिन्होंने इस कार्यशाला में अपना मार्गदर्शन दिया। आपके द्वारा इस कार्यशाला के आयोजन के शुरुआत से लेके आज कार्यशाला के उद्घाटन सत्र तक प्रत्येक आयामों पे खुद व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके हम सबको मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ मुक्तवक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी का, सचिव शिक्षा संस्कृति एवं उत्थान न्यास का, जिन्होंने अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित किया। साथ ही साथ मैं श्री अशोक कड़ेल जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रति, जो अब निरंतर इस कार्यक्रम के आयोजन में लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं, जिन्होंने हमें आत्मीय सहयोग प्रदान किया है, उनका मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ विभाग के हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्री केसी गुप्ता जी, उपस्थित समस्त हमारे कुलगुरु, हमारे शिक्षाविद, हमारे विषय विशेषज्ञ, हमारे मीडिया के साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी का विभाग की ओर से आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी सम्मानीय अतिथिगणों से, आप सभी से, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के सम्मान में।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नंबर है नंबर है क्या? आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आगे का कार्यक्रम डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी बताएंगे। हम आग्रह करना चाहेंगे धीरेन्द्र शुक्ला जी से कि कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत करवाएं। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय कुलपतियों, शिक्षाविदों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे कि आप सभी को आज और कल दोनों दिवस के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके। उद्घाटन सत्र के पश्चात 11:45 से लेकर 1:45 तक बीज वक्तव्य प्रस्तुत होगा। यह बीज वक्तव्य माननीय चांद किरण जी सलूजा इसी सभागार में प्रस्तुत करेंगे।